आज हम देखेंगे बंगाल के विभाजन के बाद होने वाले कुछ बंगाल की जो प्रमुख घटनाएं और उसके द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियां, और इसके बाद हम देखेंगे 1909 का जो अधिनियम ब्रिटिश सरकार लेकर आई थी, उस अधिनियम के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में। ये सारी बात आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। फिर 1909 के अधिनियम, इसका हम करेंगे आलोचनात्मक विवेचन। ये सारी बातों को लेकर के आज हमारा फोकस रहेगा और आप सभी से प्रार्थना है कि इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जी। तो अब इसको करते हम प्रारंभ। यानी जो बंगाल के अंदर हमने जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे उन्हीं का ही हम आगे अध्यापन करें। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था, इस विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन के साथ में कई ऐसी क्रांतिकारी घटनाएं हुई। इन क्रांतिकारी जो घटनाएं हैं या क्रांतिकारी जो संगठन हैं, उन संगठनों के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से अनुशीलन समिति, जिसकी स्थापना 1907 में बारिंद्र कुमार जो घोष उन्होंने की थी, और इसके साथ एक थे भूपेंद्र नाथ दत्त। यानी बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ जो दत्त है, इनके नेतृत्व में इस अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी। वैसे इसकी अलग अलग शाखाएँ थी, जैसे मिदनापुर के अंदर इसकी स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने की थी, जबकि कलकत्ता के अंदर इसका गठन जो केपी मिश्रा थे उन्होंने क्या किया था। तो इस तरीके से सब जगह अलग अलग थी। अब इसके अलावा बंगाल के अंदर साधना समाज है और शक्ति जो समिति है। इसके अलावा जो युगांतर समिति है, जैसी कई गुप्त संस्थाओं का भी क्या किया गया था, गठन किया गया था इस क्षेत्र के अंदर। यानी ये सारी की सारी जो संस्थाएं हैं वो यहाँ पर क्या कर रही थी, अपने लोगों के अंदर क्रांतिकारी जो गतिविधियाँ, उन गतिविधियों को क्या कर रही थी, संचालित कर रही थी। इधर युगांतर और संध्या, देखो युगांतर एक समाचार पत्र है जिसका प्रकाशन बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था, जबकि संध्या नामक जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन ब्रह्म बादव उपाध्याय ने किया। ये जो पत्रिका है ये सशस्त्र विद्रोह का क्या कर रही थी, अभी भी लोगों के अंदर इसका प्रचार कर रही थी। और यहाँ पर इस समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के जो क्रांतिकारी लेख थे उनके द्वारा लोगों के अंदर बड़ा ही असंतोष पैदा हो रहा था। जैसा कि 12 साल के अंदर जो सम्मेलन हुआ जिसके प्रतिनिधियों पर पुलिस ने अत्याचार किए, इसके विरोध भी युगांतर में लिखा गया, जिसके बारे में युगांतर ने लिखा कि समस्या का समाधान लोगों द्वारा ही किया जा सकता है और भारत में निवास करने वाले जो 30 करोड़ लोगों के उपनिवेशी दमन और शोषण को रोकने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, अपने 60,000 हाथों का उपयोग करना चाहिए। यानी वो मानते थे कि ताकत को ताकत के द्वारा ही रोका जा सकता है। इसके अलावा जो युगांतर समिति थी जिसने अपने एक लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की थी, जिसको इन्होंने नाम दिया था मुक्ति कौन पाते, यानी मुक्ति किस मार्ग से है। और इसके अलावा जो युगांतर समिति है और इस पुस्तक के माध्यम से भी भारतीय जो क्रांतिकारी है उनको भारतीय सैनिकों से हथियारों की उनके लिए मांग की गई, उनके लिए आग्रह किया गया कि वो भारतीय सैनिकों से कि वो क्या करे, क्रांतिकारियों को क्या प्रदान करे, शस्त्र प्रदान करें। अब कुछ इनकी जो क्रांतिकारी घटनाएं हैं उनके बारे में देखेंगे जो इनके युगांतर समूह द्वारा ही की गई थी। तो 6 दिसंबर 1907 को मिदनापुर के पास में लेफ्टिनेंट गवर्नर की गाड़ी को क्या किया गया था, बम से उड़ाने की कोशिश की गई थी। हालांकि इस कोशिश में ये सफल नहीं। इसी तरह ढाका का जो पहला मजिस्ट्रेट था एलन, उसको भी मारने की कोशिश की गई। ये लेकिन ये क्रांतिकारियों के सारे प्रयास यह क्या हो गए, असफल हो गए। इसके बाद क्रांतिकारियों ने जो युगांतर समिति थी इसी के लोगों ने मुजफ्फरपुर पर बम कांड यानी 1908 को अंजाम दिया था। इसमें क्रांतिकारियों ने 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर के जज किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास किया, किंतु असफल रहा। अब आपको विचार होगा कि क्रांतिकारियों ने आखिर इनकी हत्या का प्रयास क्यों किया। तो जो ये जज था किंग फोर्ड, ये देशभक्तों को क्या सुनाता था, कड़ी से कड़ी सजाएं सुनाया करता था। यानी ये क्या करता था, जो युवक होते थे, जो क्रांतिकारी युवक थे, उनके छोटे छोटे अपराधों के लिए भी ये क्या करता था, बड़ी बड़ी सजाएं सुनाया करता था, क्योंकि ये यहाँ का मुख्य प्रेसिडेंसी दंडनायक था। इस दंडनायक के नाते ये क्या करता था, इनको सख्त सजाएं दिया करता था। इसी कारण क्रांतिकारियों के प्रमुख निशाने पर ये था। लेकिन
गलती से ये बम क्या हो गया, जो श्रीमती कैनेडी है उसकी गाड़ी पर गिर गया, जिसमें श्रीमती कैनेडी और उसकी पुत्री मारी गई, यानी जज ये किंगफोर्ड ये बच गया। अब देखो इस सिलसिले में, इस केस के सिलसिले के अंदर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस पकड़े गए, जिसमें प्रफुल्ल चाकी ने पहले ही क्या कर दिया था, घबरा करके क्या कर दिया था, अपनी आत्महत्या कर ली थी, यानी खुद को ही गोली मार दी गई थी। जबकि 15 वर्षीय खुदीराम बोस को क्या दी गई थी, फांसी की सजा दी गई थी। शायद ये ऐसे पहले क्रांतिकारी थे जिन्हें इतनी छोटी उम्र में भी क्या दी गई थी, सजा दी गई थी। अब इस घटना के बाद इनका अगला मुख्य, यानी इस घटना से तुरंत बाद ही इस अलीपुर षड्यंत्र केस संपन्न होता है। अब देखो इस कांड के बाद, यानी मुजफ्फरपुर कांड के बाद, जो मानिकतला के अंदर जहाँ पर क्या था, क्रांतिकारियों का क्या था, अपना ठिकाना था, यानी यहाँ क्रांतिकारी क्या बनाते थे, अपना हथियार बनाते थे, उनका हथियार बनाने का कारखाना था। तब सरकार ने क्या किया, मानिकतला उद्यान और कलकत्ता के अंदर अवैध हथियारों की तलाशी के लिए अनेक जगह क्या करके छापेमारी की, और यही छापेमारी मानिकतला के क्रांतिकारियों का जो निवास स्थान है मुराकीपुर में, पुलिस ने यहाँ पर भी छापा मारा, जहाँ से उसे बम और बारूद आदि प्राप्त हुए। तो इसी कांड यहाँ पर अवैध हथियार रखने आदि, बम आदि बनाने के कारण ही अरविंद घोष और उनके भाई वारिंद्र घोष सहित 34 लोगों को क्या कर दिया गया, कैद कर दिया गया, और इन पर अलीपुर षड्यंत्र केस नाम से इन पर क्या चलाया गया, मुकदमा चलाया गया, जिस मुकदमे के अंदर वारिंद्र कुमार घोष को क्या कर दी गई, फांसी यानी आजीवन कारावास की सजा दी। जबकि जो अरविंद घोष है उनको अच्छा जो मुकदमे की पैरवी करने के कारण उनको क्या कर दिया गया इस मामले में, हालांकि वो बच गए थे। इन क्रांतिकारी घटनाओं से ब्रिटिश सरकार क्या हो गई, बड़ी चिंतित हो गई, और चिंतित ब्रिटिश सरकार ने इस प्रतिक्रिया स्वरूप क्या किया, क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए कई सारे अधिनियम जो सरकार लेकर आई थी, जिसमें ब्रिटिश सरकार कौन कौन से अधिनियम लेकर के आई थी, जो विस्फोटक पदार्थ अधिनियम था 1908 इससे लेकर आई थी, और समाचार पत्र जो अपराध प्रेरक अधिनियम था 1908 उसे लेकर आई थी। अगला था राजद्रोहात्मक जो सभा निवारण अधिनियम 1911 उसको लेकर के आई थी। तो इस तरीके के जो सरकार है उसने क्या किया था, क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सख्त से सख्त कानून लेकर आई थी। लेकिन जितना सरकार सख्त कानून लाती, क्रांतिकारी गतिविधियां उतनी ही बढ़ती गई। अब हम परिस्थितियां देखेंगे 1909 के अधिनियम की। अब देखो हुआ क्या था कि जो 1910 के अंदर लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इससे लॉर्ड मिंटो सेकंड कहा जाता, जो ये नाम आया ना गवर्नर जनरल, लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1910 में भारत का क्या बना था, जब वायसराय बन करके ये भारत में आया था। और ब्रिटेन में जॉन मार्ले जो क्या थी भारत सचिव, इस समय क्या हुआ था, नियुक्त हुआ था। अब देखो ये सारी जो परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां इस घटना को क्या कर रही थी, आक्रोशित कर रही थी। अब देखो इन दोनों ही, जो भारत सचिव था जॉन मार्ले और भारत का जो तत्कालीन वायसराय था लॉर्ड मिंटो द्वितीय, तो इनके समय का ये एक समय था। उस समय तक जब भूरा भारत क्या हो रहा था, जो राजनीतिक तरफ से अशांति की ओर अग्रसर हो रहा था, जिसके बारे में हमने अभी जो अलीपुर षड्यंत्र केस, मुजफ्फरपुर बमकांड आदि के माध्यम से देखा था। और इसके बारे में तत्कालीन जो गवर्नर था लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जिन्होंने भी इसके बारे में क्या कहा था कि उसने कहा था कि ऊपर से शांत दिखने वाली सतह के नीचे भारी जो राजनीतिक असंतोष है उसका गुबार छिपा है, उनमें से बहुत कुछ नितांत न्यायोचित था। यानी लोगों के द्वारा जो आक्रोश है, यानी ये खुद भी मानते थे कि लोगों के अंदर जो आक्रोश है उसका होना स्वाभाविक है, और ये घटना की कभी भी बड़े पैमाने पर सामने आ सकती है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्यों, क्योंकि इसको अधिनियम बनाने में दो प्रमुख व्यक्ति, तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड मिंटो द्वितीय और भारत सचिव जॉन मार्ले का योगदान था। अब क्या था, जो 1892 के अधिनियम जो लेकर आई थी ब्रिटिश सरकार, इससे भारतीय क्या थे, संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि भारतीयों की मांगे अधिक थी। लेकिन ऐसा इस 1892 के अधिनियम में भारतीयों को न तो राजनीतिक अधिकार दिए, नहीं उन्हें अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। अब क्या थी, कांग्रेस काउंसिलों का विस्तार करने और उसमें सदस्यों की संख्या में निरंतर वृद्धि की मांग करी थी, जबकि इस 1892 के अधिनियम में उनकी ऐसी बात का जायज़ कोई निराकरण नहीं किया गया। इधर 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाने के कारण इस विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन ने भी क्रांतिकारी गतिविधियों को क्या किया, बढ़ावा देने का काम किया था। और कांग्रेस के गर्म दल के प्रभाव को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार कुछ सुधार करके उदारवादियों
यानी जो नरम दल के लोग हैं उन्हें क्या करना चाहती थी, संतुष्ट करना चाहती थी। और साथ ही सरकार कुछ समुदाय को अधिक सुविधा प्राप्त करके क्या करना चाहती, फूट डालना। यानी इसमें ऐसा समझ सकते हैं सरकार का दो तरफा कार्य था। एक तरफ तो सरकार खुद कांग्रेस को कमजोर करना चाहती थी, इसी कारण कांग्रेस का जब 1907 के अंदर बंटवारा हो गया, उस बंटवारे के बाद में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, गर्मपंथी जैसे तिलक जैसे इन लोगों का क्या कर दिया, दमन, लाला लाजपत राय जैसे लोगों का दमन किया, उनको सजाएं सुना दी, उनको जेल में डाल दिया गया। और दूसरी तरफ जो नरमपंथी लोग थे उन्हें अपने पक्ष के अंदर करने के लिए सरकार उनके लिए कुछ सुधार लेकर आना चाहती ताकि वो क्या हो, सरकार से जुड़े रहें। और इसी के लिए ये 1909 का अधिनियम लेकर आई थी। अब सरकार केवल कांग्रेस को ही संतुष्ट नहीं, साथ में सरकार हमेशा परमानेंट रूप से अपना शासन करने के लिए सरकार क्या चाहती थी, ब्रिटिश सरकार का मतलब आपको ब्रिटिश सरकार, वो भारतीय संप्रदायों के अंदर फूट डालना चाहती थी। यानी जो हिंदू और मुसलमानों के आधार पर भारत को क्या करती थी, सरकार बांटना चाहती थी। और इसके लिए हमने पहले भी पढ़ा था कि 1906 के अंदर आगा खां के नेतृत्व में जब मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल जो लॉर्ड मांटो द्वितीय से मिला था और उन्होंने मांग की थी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए, उनके लिए उनकी जनसंख्या के हिसाब से नहीं, उन्हें शासन में योग्यता के आधार पर उन्हें क्या दिया जाए, प्रतिनिधित्व दिया जाए, जिसमें लॉर्ड मिंटो ने उसको सकारात्मक आश्वासन दिया था। और उन्होंने मुस्लिम लीग को क्या किया था, कांग्रेस के खिलाफ खड़ा करने का कार्य किया था। और साथ साथ में जो कांग्रेस थी वो क्या करती थी, प्रतिवाद सुधारों की मांग करती थी। और जो इस समय कुछ अतिवादी जो घटनाएं थी जिसके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा था, ऐसी घटनाओं का प्रभाव कम करने के लिए और जो राष्ट्रवाद की भावना जो उत्तरोत्तर बढ़ती होती जा रही थी, इनको रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार को मजबूर होकर के क्या करना पड़ा, ये 1909 का अधिनियम उसको लेकर आना पड़ा था, है ना। तो इस अधिनियम के लिए क्या हुआ, वायसराय ने भारत सचिव मार्ले की जो सहमति से एक समिति नियुक्त की और जिसमें विधान परिषद के अंदर जो प्रतिनिधित्व, बजट पर वाद विवाद और इसमें संशोधन आदि जो सुझाव है उन पर था। तो इनको लेकर के जो सुधार लाए गए, उन्हीं सुधारों के बारे में हम देखेंगे कि किस तरीके से इसमें सुधार है। और इससे पहले जो इसके बारे में जो काउंसिलों के अधीन अधिकार आदि जो भी देने की बात थी, ये बिल्कुल ही सीमित रहा, क्योंकि मार्ले ने घोषणा की थी। अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि नए सुधारों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिंदुस्तान में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगी, तो वे गलत फहमी में है। यानी उनका लक्ष्य यही था कि भारतीयों के अंदर जो गुस्सा और गुबार फैल रहा था उसको रोकना था, न कि भारतीयों को कुछ उन्हें राजनीतिक अधिकार देने थे, न ही किसी प्रकार का उन्हें प्रतिनिधित्व देना था, जिससे इसकी घोषणा से मार्ले ने पहले ही क्या कर लिया था, स्पष्ट कर दिया था। यानी इसका मकसद था, जो मार्ले मिंटो सुधारों का मकसद था, राष्ट्रवादी खेमे में फूट डालना और मुस्लिम सांप्रदायिकता को भड़का करके भारतीयों के बीच जो बढ़ती एकता उसको क्या करना, रोकना। इसके लिए ही तो उन्होंने 1905 के अंदर जो बंगाल का विभाजन किया था। और इस तरीके से इन सुधारों का जो सबसे बड़ा प्रभाव वो यही पड़ेगा कि सांप्रदायिक जो निर्वाचन पद्धति जो मुसलमानों को प्रदान की गई थी, कालांतर में ये भारतीयों के जो सार्वजनिक जीवन को इन्होंने क्या कर दिया, जहर से भर दिया था, है ना। इसके बारे में लॉर्ड मिंटो ने भी कहा था, जो उस समय का वायसराय था लॉर्ड मिंटो द्वितीय, उसने कहा था कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम घातक विष के बीज बो रहे हैं, जिसकी फसल कड़वी होगी। और यही कड़वी फसल भारत के विभाजन के रूप में सामने आई थी। और आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच में कहीं शांति नहीं है, कई बार संघर्ष हो चुका है। अब देखते हैं इसकी कुछ विशेषताएं। पहली विशेषता है केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा और प्रांतों की जो व्यवस्थापिका सभा उसका क्या किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा। यानी अब जैसा कि कांग्रेस और ये मांग कर रही थी, तो इनको संतुष्ट करना था, तो इनको संतुष्ट करने के लिए सरकार ने क्या कर दिया, केंद्रीय व्यवस्थापिका और प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं का क्या कर दिया, विस्तार। यानी इनके सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। और प्रांतों में पहली बार, इस लाइन को आप याद रखना, महत्वपूर्ण है, प्रांतों में पहली बार गैर सरकारी लोगों का वर्चस्व बना। इससे पहले क्या होता था, इन प्रांतों के अंदर जो गैर सरकारी नहीं सरकारी लोगों का प्रतिनिधित्व होता था, लेकिन केंद्र में ये नहीं रखी गई। जैसे केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में, है ना, जरूर सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, जिसमें कुल 69 सदस्य होते थे, जिसमें से 37 सरकारी सदस्य और 32 क्या थे, गैर सरकारी सदस्य थे। और जो
37 चुने हुए जो सदस्य थे, है ना, उनमें से भी इन्होंने क्या किया, यानी जो कुल थे 32 जो गैर सरकारी जो सदस्य थे, 37 जो सरकारी थे उनके लिए तो कुछ नहीं करना था उनको, लेकिन 32 जो गैर सरकारी सदस्य थे उनमें से 5 तो नामजद यानी नॉमिनेट होते थे और 27 चुने हुए सदस्य थे, और 27 में से ही इनमें से 8 सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित की गई, 4 सीटें ब्रिटिश भूमिपतियों को दी गई और 2 सीटें क्या दी गई, जमींदारों के लिए आरक्षित। यानी कुल मिलाकर ये सारी सीटें निकालने के बाद सिर्फ 13 सीटें सामान्य निर्वाचन के लिए शेष रहती। तो इस तरीके से इस निर्वाचन जो विस्तार तो किया जरूर गया, लेकिन इसमें क्या किया, जो सांप्रदायिक तत्वों को बहुत ही बढ़ावा दिया गया था। दूसरा देखेंगे, विधान परिषदों के अधिकारों में वृद्धि की गई, सदस्यों को बजट पर बहस करने के साथ विभिन्न मुद्दों पर अपना मत देने का भी क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। यानी अब क्या करेंगे सदस्य अब क्या करेंगे, अब वो आर्थिक जो प्रस्ताव है उस पर बहस कर सकेंगे, उसके विषयों में संशोधन से संबंधित वो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेंगे, यानी बजट और अन्य मुद्दों पर क्या करेंगे, वो प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेंगे। और उनको कुछ विषयों पर मतदान करने का, जो यहाँ पूछा मत देने का, सभी विषयों पर नहीं था, कुछ विषयों पर उन्हें क्या करना था, मतदान करने का भी अधिकार था। इसके अलावा उसे प्रश्न पूछने और साधारण प्रश्नों पर मतदान करने और साधारण प्रश्नों पर बहस करने, सार्वजनिक हित के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का भी अधिकार दिया गया था। यानी व्यवस्थापिका को इतने अधिकार देने के बावजूद भी गवर्नर और गवर्नरों के व्यवस्थापिका के प्रस्तावों को ठुकराने का अधिकार था, है ना। यानी सभी इन अधिकार देने के पास भी ये क्या थे, लंगड़े थे, यानी इस सब का कंट्रोलर गवर्नर के पास था। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर 2 ही बात, एक तो बात आपको ये ध्यान रखनी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम के प्रांतों में पहली बार गैर सरकार के लोगों का वर्चस्व कब बना था, 1909 के दिन। दूसरा था कि पूरक प्रश्न पूछने का तो अधिकार 1892 का अधिनियम था उसमें भी दे दिया गया था, लेकिन जो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार उसके अंदर नहीं था। तो जो पूरक प्रश्न है वो पूछने का अधिकार कब दिया गया था, इसी के द्वारा दिया गया था। यानी जब 1892 के अधिनियम था उसमें सदस्यों को प्रश्न पूछने और बजट पर बहस करने का अधिकार दिया था, लेकिन कोई उससे संबंधित पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकता था, तो वो अधिकार इसमें दिया गया। यानी आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि किस विधेयक से या किस अधिनियम द्वारा पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तीसरा पॉइंट है, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ किया गया, है ना। तो किस तरीके से इस निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ किया गया, जिसमें मुस्लिमों, जमींदारों, व्यापारियों आदि के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की। कहाँ कितनी सीटें, इसका मैं अभी पहले ही इसके बारे में क्या कर चुका हूँ, विवेचन कर चुका हूँ। यानी यहाँ पर क्या किया गया, पृथक सामुदायिक जो प्रतिनिधि मंडल लागू किया गया था जो मुसलमानों के लिए गया था, इसमें मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के मामले में उन्हें विशेष रियासत दी गई थी और उन्हें केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात से भी अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा इसमें क्या किया गया कि मुस्लिम मतदाताओं के लिए आय की योग्यता भी हिंदुओं की तुलना में कम रखी गई। यानी अंग्रेज, जैसा कि मिंटो ने कहा था कि जो लॉर्ड मिंटो द्वितीय था उसने कहा था कि हम घातक विष के बीज बो रहे हैं जिसकी फसल कड़वी होगी, तो यहीं से उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के अंदर जो सांप्रदायिकता की भावना है उसको बढ़ाने के लिए ये ऐसे प्रयास किए थे, जो 1906 से लॉर्ड मिंटो इस क्षेत्र में प्रयास कर रहा था। अगला, गवर्नर जनरल को अपनी जो कार्यकारिणी होती है उस कार्यकारिणी में एक भारतीय को लेने का अधिकार। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि कब ब्रिटिश सरकार ने या कौन से अधिनियम से ब्रिटिश सरकार ने किसी भारतीय को गवर्नर की कार्यकारिणी में लेना, तो 1909। यानी जो गवर्नर की जो कार्यकारिणी में लिए गए प्रथम भारतीय कौन थे, एसपी चिन्हा थे, यानी जिसका पूरा नाम है सत्येंद्र प्रसाद या प्रसन्न चिन्हा था, सत्येंद्र प्रसन्न चिन्हा, जिन्हें इसके अंदर नियुक्त किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी। इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे 5वां पॉइंट, चुनाव में इच्छुक उम्मीदवार और मतदाताओं की योग्यता भी क्या की गई थी, निश्चित की गई थी, जिसमें मैंने अभी भी आपको बताया कि इन योग्यताओं का असमान विभाजन था। यानी जो इसका मुख्य आधार क्या था, मतदाताओं की योग्यता का आय थी, और आय वो क्या था, मुस्लिमों के लिए यानी मुस्लिम मतदाताओं के लिए हिंदुओं के मुकाबले क्या की गई थी, आय की योग्यता कम रखी गई थी। अब देखेंगे इस अधिनियम का जो आलोचनात्मक विवेचन यानी इसकी समीक्षा करेंगे,
तो इस अधिनियम की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इसने अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को क्या किया था, अपनाया था। यानी जो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली उसका इसके अंदर नहीं लागू किया गया और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को इसमें लागू किया गया। इसमें मतदाताओं की संख्या क्या रखेगी, अत्यंत सीमित रखेगी और जो मतदाताओं हैं उनकी योग्यता भी बहुत ऊंची रखेगी, है ना। बड़ी जो आय का जो सिद्धांत है, आयु की जो सीमा है वो भी बहुत ही बड़ी रह गई और जिससे क्या हुआ, किसी भी वर्ग को लाभ नहीं हुआ। मुसलमानों के लिए कम रखेगी, लेकिन इससे मुसलमानों का एक छोटा ही वर्ग लाभान्वित हुआ, क्योंकि जो लालच दिया गया था इसी छोटे से वर्ग को दिया गया था, बाकी आम मुस्लिम को इससे कोई संबंधित नहीं था। अगला, सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिमों के लिए जो पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था की गई थी, ये व्यवस्था बहुत ही कड़वी निकल करके सामने आई थी। ये क्या थी, ये भारत के लिए बड़ी ही हानिकारक थी, जो भारत की एकता को नष्ट करने के लिए काफ़ी थी और आगे चल कर के भारत के विभाजन के लिए भी उत्तरदायी बनी। इससे क्या हुआ, सांप्रदायिक राजनीति का प्रारंभ हुआ और मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के मुकाबले अधिक स्थान दिया गया। इससे मुसलमानों को ये लगा कि अगर हम कांग्रेस का विरोध करेंगे और हिंदुओं के बीच में, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में स्वार्थी लोगों को लगा कि हम खाई खड़ी करेंगे तो अंग्रेज हमारे लिए अधिक से अधिक स्थान सुरक्षित करेंगे, हमें अधिक से अधिक अधिकार देंगे। उन्हें अपने पृथक चुनाव मंडलों में तो मत देने का अधिकार था, साथ ही सामान्य मतदाताओं में के अंदर भी मत देने का अधिकार, यानी दोहरा अधिकार उन्हें प्रदान किया गया था, जो बिल्कुल ही अन्याय था क्योंकि उनकी संख्या कम थी। यानी यहाँ पर क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने बहुसंख्यकों पर अल्पसंख्यकों का नियंत्रण स्थापित किया, उनको थोपा गया था। प्रांतीय परिषदों में गैर जो सरकारी सदस्यों का प्रतिनिधित्व अधिक था, किंतु गवर्नर जनरल की परिषद में अब भी सरकारी सदस्यों का ही बहुमत था, यानी केंद्र के अंदर जो थी गवर्नर जनरल की परिषद, उसमें इसका क्या था, बहुमत अभी। अब देखो, इसमें संसदीय संस्थाएं तो स्थापित की गई, किंतु संसदीय शासन व्यवस्था का लक्ष्य नहीं रखा गया, क्योंकि इसके बारे में मार्ले ने पहले ही कह दिया कि अगर कुछ लोग समझते हैं कि नए सुधारों के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिंदुस्तान में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगी तो वे गलत फहमी में, तो ऐसी कोई वो बात ही नहीं रखना चाहते थे। वो सिर्फ भारतीयों को क्या करना चाहते थे, भ्रमित करना चाहते थे। यानी इसमें संसदीय प्रणाली तो दी गई भारत में, लेकिन भारतीयों को क्या नहीं दिया गया, उनको उत्तरदायित्व नहीं दिया गया, जिससे सरकार की विवेकहीन व उत्तरदायी प्रक्रिया की क्या की जाने लगी, आलोचना की जाने लगी, है ना। भारतीयों ने इस विधानमंडलों की भी क्या की, सरकार की आलोचना करने का एक मंच बनाकर इसको प्रयोग में किया और बहुत सारे मुद्दों पर क्या किया, भारतीयों ने इस सरकार के खिलाफ यहाँ से क्या उठाई थी, अपनी आवाज उठाई थी। तो ये था आपका 1909 का अधिनियम। अब इसके बाद वाला जो नेक्स्ट ये जो पार्ट आप देख रहे हो, इस पार्ट को हटा दिया गया है ना, यानी ये आपको नहीं पढ़ना है। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको जल्द ही अगला पार्ट कौन सा पढ़ना है उसको लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।